नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा चैनल पे। आज हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, या 73rd फाउंडेशन कोर्स जो फ्री है, यूट्यूब पे हम स्टार्ट किए हैं। उसका ये पहला लेक्चर है। हम इस सीरीज कोर्स के तहत हम पहले हिस्ट्री से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री को पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम बिहार से रिलेटेड जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको हम बिहार स्पेशल में कवर करेंगे। इस जो एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें बिहार से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, पर डेप्थ एनालिसिस जो है बिहार से रिलेटेड नहीं करेंगे। उसके लिए हम बिहार स्पेशल का अलग वीडियो का हम रिकॉर्ड करेंगे और अलग तरीके से उस सेशन को हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का इस कोर्स 73rd बीपीएससी को जो फाउंडेशन कोर्स है उसका पहला लेक्चर। इसमें है, पहले हम टाइमलाइन को देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये ओरिजिन से ये 10,000 नहीं, ये 1000 बीसी होगा। एक सेकेंड, थाउजेंड बीसी होगा। 2 अप्रोक्स जो है, अगर माना जाए तो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो बीसी से 10,000 बीसी तक प्री हिस्टोरिक पीरियड है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्या मतलब? प्री हिस्टोरिक एक ऐसा पीरियड है जिस समय जो है राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ना स्क्रिप्ट था, ना ही राइटिंग का डेवलपमेंट था, ना राइटिंग था ही नहीं तो डिसेफर करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये हो गया प्री हिस्टोरिक। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जब हम पढ़ेंगे स्टोन एज को, तो न्यूलिथिक एज जब आता है उसी दौरान जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है पीरियड आता है। उसके बाद है अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम वैदिक पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद है लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। फिर है महाजनपद और बुद्धिज्म। ये दोनों जो है कंटेम्प्रोरी है। अगर हम ईयर वाइज की बात करें तो महाजनपद का जिस समय का एरा था, दौर था उदय होने का, और नए नए महाजनपद जब बन रहे थे, उसी दौर में जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी उदय हुआ, राइज हुआ। उसके बाद हम देखेंगे मौर्यन अम्पायर के बारे में। फिर हम पोस्ट मौर्यन को देखेंगे। पोस्ट मौर्यन में इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियंस, कुषाण, सातवाहनाज और संगम एज। फिर हम आगे बढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर की तरफ। उसके बाद हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर पर जाएंगे, जिसमें हम हर्षवर्धन, चालुक्य और पलवाज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अर्ली मिडिवल पीरियड, जो कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक जाता है, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार, पालाज, राष्ट्रकूट, चोला और राजपूत किंगडम के बारे में समझेंगे। फिर आएगा इसमें दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक है। उसके बाद 1526 से 1707 तक मुगल एम्पायर माना जाता है। फिर है 1707 से 1947 तक ये मॉडर्न इंडिया, जिसमें कि ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन कंपनी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हम फ्रीडम स्ट्रगल और भी अदर चीज़ें हम उसमें मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। तो ये हो गया टाइमलाइन। इस टाइमलाइन के तहत जो है हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो ह्यूमन का जो लाइफ का ओरिजिन है वो जो है आपका माना जाता है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट होता है, जिसको कि पेलियोलिथिक, अगर हम इसको बात करें कि स्टोन एज, पेलियो का मतलब क्या होता है कि पेलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। पेलियो मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज को जो है पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करें तो 2.5 मिलियन से 10,000 बीसी तक पेलियोलिथिक एज है। फिर इसके बाद जो है ट्रांजिशन पीरियड आता है, जिसको मेजोलिथिक कहते हैं। 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक माना जाता है। फिर नियोलिथिक एज जो है 8,000 बीसी से अप्रॉक्स 2,000 या 1,000 बीसी, 2000 या 1000 बीसी तक हम नियोलिथिक एज का काउंट करते हैं। फिर आता है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज है आपका 3000 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है।
फिर है आयरन एज, 1000 BC के जो है आयरन एज का उस समय डिस्कवरी हुआ, तो 1000 BC जो है वो आयरन एज का माना जाता है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड आ जाता है। हिस्टोरिकल के पीरियड ये 3 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है प्री हिस्टोरिक, ना उस वक्त राइटिंग था का डेवलपमेंट, ना ही स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट था, तो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद है एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कि राइटिंग तो अवेलेबल है पर उसको डिसाइफर नहीं कर सकते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। यहाँ पे तो राइटिंग देखने को, लेकिन आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है उसको आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है। फिर आता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें राइटिंग को प्रॉपरली जो है डिसाइफर किया गया है, मतलब कि पढ़ा गया है, स्क्रिप्ट को समझा गया है। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। अब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। इंडिया की बात करें तो स्टोन एज जो माना जाता है 2.5 मिलियन से अप्रॉक्स 1000 BC तक माना जाता है। देखिए बुक बाई बुक वो डिफ़र करता है, तो अप्रॉक्स मानिए कि 2.5 जो है से लेकर 1000 BC 2000 BC तक जो है वो स्टोन एज होता है। अब स्टोन एज को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है पैलियोलिथिक एज, एक है मीजोलिथिक, एक है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। अगर इसके टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। 2.5 मिलियन से 10,000 तक पैलियोलिथिक है, 10,000 से 8,000 तक जो है BC तक मेजोलिथिक पीरियड है, और 8,000 से 2,000 और 1,000 तक जो है नियोलिथिक पीरियड है। फर्दर पैलियोलिथिक को जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इस तरह से चीज़ें हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो है हम देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में कि पैलियोलिथिक पीरियड क्या है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। जैसे कि अगर इंडिया को माना जाए, इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया आज के टाइम में एशिया का पार्ट है, पर इंडिया जो है ना, पहले जैसे कि सबसे पहले जब ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जो है इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और यह जो है डे बाय डे मूव करते 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 मतलब कि अफ्रीका से अलग होते होते जो है ये एशिया में ये अटैच हो गया, मतलब कि एक तरह से एशिया की तरफ ये आके एशिया में मिल गया। तो पहले क्या था ना कि तेथिस सी के जो साउथ में था गोंडवाना लैंड, उधर इंडिया का पार्ट था। डे बाय डे जैसे जैसे चेंजेस बढ़े उस तरह से इंडिया शिफ्ट नॉर्थवर्ड वे में शिफ्ट करते करते वो एशिया से जा मिला। आज वह जो है एशिया का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में कि पैलियोलिथिक पीरियड कैसा है। तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है ओल्ड स्टोन एज को कहा जाता है, जिसका जो प्लीस्टोसीन, अगर हम बात करें कौन से एरा में पैलियोलिथिक एज पाया जाता है तो प्लीस्टोसीन एरा। प्लीस्टोसीन एरा को जो है आइस एज कहते हैं। आइस एज मतलब कि लैंड जो है वो क्या था कि पूरी जो ज़मीन थी वो कवर्ड विथ आइस, इसलिए इसको जो है आइस एज कहा जाता है। इसको जो है अर्लीस्ट एज ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसको अर्लीस्ट एज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हम बात करें कि टेक्नोलॉजी का जो या जिस तरह के टूल का टेक्नोलॉजी था या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था, अलग कल्चरल फीचर्स, मतलब कुछ चेंजेज आते थे उस पीरियड के चेंजेस की वजह से ना इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। तो ये इसके हो गए। इसके टाइमलाइन यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर ही रखा है। अब बात करें कि इस समय जो है ये लोग का मतलब कि रहन सहन कैसा था, तो ये लोग नोमैडिक हंटर्स थे। मतलब कि कपड़े ये लोग नहीं पहनते थे, उस समय कपड़े का उतना यूज और आविष्कार भी नहीं हुआ था कि उसका प्रॉपर क्या यूज हो। तो ये लोग हंटर्स थे
और गैदरर्स थे। मतलब ये लोग खाना बनाना उस समय की एक तरह से सेटलमेंट नहीं था, ना ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था, ना ही डोमेस्टिकेशन का डेवलपमेंट था। बस हंटिंग करना है और फूड गैदर करना है। हंटिंग मतलब कि एनिमल्स का हंटिंग हो गया, फूड गैदर में फल का हो गया, नट्स का हो गया, ये सब का गैदर करना ये लोग का। या फिर पक्षी और जो है मछली पकड़ना ये लोग का एक तरह से लाइफ स्टाइल था। इसी से अपना सर्वाइव अपने आप को मतलब कि सर्वाइव करते थे। अगर हम बात करें कि फूड की गैदरिंग में, तो फ्रूट्स को करते थे, नट्स करते थे, सीड्स करते थे और लीव्स करते थे। ये सब का जो है यह फूड गैदर करते थे। अगर इनके चैलेंजेस की बात करें कि इनके चैलेंजेस कैसे थे, अब चैलेंजेस ऐसे थे कि जब ये एनिमल का हंट करते थे तो जानवर जो है वो भागता भी है, आदमी से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। तो इस समय के लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती थी हंटिंग करने में। एनिमल्स जो है इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते थे, वो जो है इन पर भी अटैक करते थे, इन लोग को भी हानि होती थी जान माल की। तो ये सब चैलेंजेज इनको फेस करना होता था। अगर हम, ये तो एनिमल्स की बात हो गई, प्लांट्स के बारे में बात करें तो इन लोगों को प्लांट्स के बारे, नेचर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन सा प्लांट्स हमें खाना है, कौन सा प्लांट्स के फल हमें खाना है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा नॉन पॉइजनस है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो ये सब चैलेंजेस थे इनके जीवन में। सेटलमेंट की बात करें तो कोई स्टेबल सेटलमेंट नहीं था। लोग जो है प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। अब है कि प्लेस टू प्लेस मूव क्यों करते थे। देखिए, अगर इनका लिविंग प्लेस की बात करें, अगर हम पेलियोलिथिक एज की अगर लिविंग प्लेस की बात करें, तो ये जनरली रहते थे जहाँ पे वाटर सोर्स हो, जैसे कि रिवर के नज़दीक, लेक्स के नज़दीक, ताकि इनको जो पानी की जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके। तो ये ऐसे जगह रहते थे जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो, जहाँ पे स्टोन की अवेलेबिलिटी हो, हिली एरिया के नज़दीक में हो, जहाँ से कि स्टोन की अवेलेबिलिटी हो। तो स्टोन से जो टूल्स बनाते थे अपने, या तो जो फूड है उसको टीयर करने के लिए, कट करने के लिए जो है स्टोन का टूल्स का यूज करते थे। इनके जो फैक्ट्री साइट होते थे वो भी स्टोन अवेलेबिलिटी जहाँ पे होती थी, लाइक हिली एरियाज हो गए, पहाड़ हो गए, उसके नज़दीक जो है फैक्ट्री साइट्स होने से कि हैंड एक्स बनाना हुआ, पत्थर से कोई भी चीज़ बनाना, काटने वाला हो गया, या ठीक है, तो वो सब चॉपर हो गए, क्लीवर हो गए, ये सब बनाने वाले जो फैक्ट्री होंगे वो स्टोन जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो उसी के आसपास होते थे। अगर नेचुरल केव्स की बात करें तो ये लोग नेचुरल केव्स यूज करते थे। और नेचुरल केव्स क्यों यूज करते थे, तो यूज एज अ शेल्टर, मतलब कि आश्रय के तौर पे जो है, शेल्टर के तौर पे ये यूज करते थे, ताकि अपने आप को बचा सके, किससे, बारिश से बचा सके, हीट से बचा सके, हवा से बचा सके, और जब विंटर सीजन हो तो अपने आप को ठंड से बचा सके। इसके एविडेंस जो है हमें भीमबेटका के जो पेंटिंग है उससे मिलते हैं। भीमबेटका पेंटिंग कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, और नर्मदा वैली से मिलते हैं। ठीक है, नर्मदा वैली। अगर हम बात करें कि ये लोग जब जिस साइट्स पे रहते थे वहाँ पे फैक्ट्री कम हैबिटेशन का भी साइट होता था, मतलब जिस स्थान पे रहते थे उसी स्थान पे जो फैक्ट्री भी ये लोग मतलब बना लेते थे, वहीं पे अपना जो है स्टोन मेकिंग करते थे जहाँ रहते थे। क्योंकि ये लोग रहते भी तो हिली एरिया के आसपास जहाँ पे स्टोन इजीली अवेलेबल होते थे, तो इसलिए ये रहने और जो स्टोन मेकिंग का जो स्पेस था, साइट्स था, वो एक ही जगह जनरली रखते थे। अब देखिए, पेलियोलिथिक साइट्स की अगर बात करें तो इस मैप में जैसे आपको ये कुर्नूल केव्स दिख रहा होगा, ये कुर्नूल केव्स ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद एक भीमबेटका है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। फिर एक कर्नाटका में एक है हंसगी। ये सब जो है, ये याद रखिएगा, ये सब पेलियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, आगे जब हम नियोलिथिक साइट्स को भी देखेंगे तो उसमें भी हम इस मैप के थ्रू उसमें समझेंगे कि कहाँ पे नियोलिथिक साइट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लोग जो स्टोन यूज करते थे, अगर हम बात करें कि ये लोग स्टोन जो ये सब यूज करते थे, ये स्टोन ये सब किस तरह के थे। जैसे कि एक तो स्टोन अगर टूल यूज होते थे, जो भी टूल यूज करते थे, तो एक तो स्टोन के टूल होते थे, एक स्टोन टूल होते थे जो पत्थर के बने होते थे, एक होते थे लकड़ी वुड के टूल, लकड़ी के होते थे, और एक होते थे बोन्स टूल
जो कि किसी जानवर के बोन से बने होते थे। तो ये 3 तरह के टूल्स ये लोग यूज करते थे। अगर हम स्टोन टूल की बात करें तो इसका जो यूज था वो जनरली लोग मीट कटिंग ये सब में करते थे। ये सब अपने एंड पे जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें हम इस पे एस्क्राइब कर रहे हैं उसको अपने एंड पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो है इस तरह से स्टोन टूल का यूज़ करते थे। वुड का यूज अगर हम बात करते तो फायर वुड में करते थे, हट्स बनाने में या अदर तरह के चीज़ों में वुड का यूज करते थे। ये नोमैडिक हंटर गदरर थे, ये तो हमने ऑलरेडी बताया, क्योंकि ये हंट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, फिश और बर्ड्स को मतलब कैच करते थे। बाकी वो फूड गैदर करते थे, जो भी फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ये सब को गैदर करते थे। उसका इनका जो लाइफ था वो स्टेबल नहीं था, क्योंकि फूड के लिए जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि मूव करते थे। अब देखिए कि अब एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, ये भी एक कई कारण है, इसको भी समझते हैं कि ये मूव क्यों करते थे। एक तो लिविंग प्लेस के बारे में जान जाते हैं, तो ये जो मूविंग करते थे जगह टू एक जगह से दूसरी जगह, इसका क्या कारण था। तो देखिए इसका कारण ये था ना कि एक जगह पे अगर रिसोर्स ख़त्म हो गए, रिसोर्स ख़त्म हो गए, जैसे कि खाने का रिसोर्स ख़त्म हो गए या फिर ड्रॉट आ गया, वहाँ पे पानी का रिसोर्स ख़त्म हो गया, सूख गया पानी, तो उसको जो है वहाँ से फिर मूव करके दूसरी जगह पे जाना होता था, ताकि जैसे, या फिर दूसरा कारण है कि रिसोर्स ख़त्म हो जाने से दूसरी जगह पे रिसोर्स के खोज में दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा कारण था जब एनिमल का शिकार करते थे, एनिमल हंटिंग के दौरान जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जब भागता था तो उसका पीछा करते करते ये लोग प्लेस टू प्लेस मूव कर जाते थे। उसके बाद वाटर के तीसरा है वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के सर्च में ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस तरह से कारण है, जब भी अगर क्वेश्चन में आए कि किसी तरह से जैसे पैलियोलिथिक के बारे में अगर डिस्क्राइब करना हो तो उस चीज़ में आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज के जो थे ह्यूमंस, वो प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करते थे, रिसोर्स ख़त्म हो जाते थे तो नए रिसोर्स के खोज में, या फिर एनिमल्स को हंटिंग करते करते वो जो है उसका पीछा करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और है कि वाटर रिसोर्स के भी खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, वाटर रिसोर्स जब सूख जाते थे, या फिर इनको जो एक और है कि सीजन, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी फ्रूट्स अगर है तो सीजन पे पकता है, अगर उसका जो है राइपनिंग अगर देखेंगे, मतलब कि वो कब पकता है, तो वो है सीजन टू सीजन पकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी, जैसे आम का सीजन है तो हमेशा जो है जून जुलाई में वो पकेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि दिसंबर में पकेगा, जनवरी में पकेगा। तो सीजन टू सीजन के वजह से भी जो है वो ह्यूमंस जो है मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है स्टोन टूल मेकिंग के बारे में देखते हैं। दो टेक्निक यूज करते थे लोग, एक तो स्टोन टू स्टोन, स्टोन पे स्टोन टकरा मतलब कि टक्कर मारते थे, जिससे कि उससे जो भी फ्लेक्स निकलते थे, जो भी टुकड़ा बनते थे, मतलब तोड़ के उसको उस तरह से बनाते थे ताकि वो उनके यूज में आ सके। तो स्टोन टू स्टोन जब यूज होता था तो उसके जब पत्थर से पत्थर टकराते थे तो उसी समय जो है फायर का जो है ऐसे ही आविष्कार हुआ। पत्थर से पत्थर टकराते थे, उनका पर्पस था टूल, जो भी स्टोन टूल मेकिंग का, पर उससे जो है आग का आविष्कार हुआ। अब अगर हम बात करें कि फायर का सोर्स हमें किस पैलियोलिथिक साइट से मिलता है, तो वो है कुरनूल केव से, जो कि आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे ऐश फाउंड किए गए हैं। तो कुरनूल केव से जो है पैलियोलिथिक एज की फायर के एविडेंस मिलते हैं। अब ये फायर का यूज़ क्यों करते थे, तो किस तरह से करते थे। तो फायर का यूज ये लोग लाइट के तौर पे करते थे, कुकिंग करने के में करते थे, और जानवर को डराने में करते थे। मतलब कि अगर कोई भी जानवर होता है वो आग देख के डरता ही है, तो उसको डराने के लिए भी ये लोग यूज करते थे। दूसरा टेक्निक था प्रेशर फ्लेकिंग, मतलब प्रेशर दे के उसको फ्लेकिंग करना, एक तरह से फ्लेक मेकिंग जिसको कहते हैं। तो प्रेशर से जो है
उसको स्टोन टूल बनाते थे। पैलियोलिथिक की अगर बात करें पीरियड की, तो ये प्लीस्टोसिन एरा में पीरियड में, जिसको आइस एज कहते हैं, उस समय डेवलप हुआ। 3 पीरियड जो था, जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक के बारे में बात करें तो इसका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग और गैदरिंग था, शिकार करना और फूड गैदर करना। कोर टूल्स जो ये यूज करते थे वो था पेबल्स, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। इस समय के जो ह्यूमंस थे वो होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस था। देखिए अभी का जो मानव है वो होमो सेपियंस है। इससे पहले जो पैलियोलिथिक में थे वो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस हैबिलिस जो था वो एक तरह से झुक के चलते थे मानव, लेकिन इरेक्टस, होमो इरेक्टस से जो है आदमी, जो भी ह्यूमंस थे वो अपने आप को प्रॉपर सीधा करके जो है मूव करते थे। तो वो जो ह्यूमंस का एक तरह से एंसेस्ट्रल जो हिस्ट्री था वो सीधा होकर चलना प्रॉपर वे में, वो होमो इरेक्टस था। किस दौरान के है, तो ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान का है। अब इसका एविडेंस क्या है, हथनोरा का एविडेंस है जो कि नर्मदा वैली में देखने को मिला है। अब लोअर पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो इनके लोकेशन की अगर हम देखें तो इनके लोकेशन कौन कौन से होंगे। इनके लोकेशन होंगे सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है, पहलगाम जो कि कश्मीर हुआ, दिदवाना राजस्थान, ये सब नाम याद है कि नेवासा ये हथनोरा हो गया, उसके नर्मदा वैली, उसके बाद हंसगी कर्नाटका, बेलन वैली यूपी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, अतिरापक्कम और पलाऊराम, बदमदुराई, ये सब तमिलनाडु का लोकेशन है जहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक एज का एविडेंस पाया गया है। अब हथनोरा का जो एविडेंस है वहाँ पे जो क्या हुआ कि हथनोरा का जो एविडेंस है यहाँ पे ह्यूमन स्केल मिला है, स्कल, मानव का खोपड़ी, ह्यूमन स्कल, इसलिए जो साइट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हमने बताया कि ये कौन से बिलोंग करते थे, तो ये होमो इरेक्टस थे, मतलब बिलोंग करते थे ह्यूमंस के किस कैटेगरी से, तो होमो इरेक्टस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। यहाँ से किसी तरह का भी डोमेस्टिकेशन ये सब का एविडेंस नहीं मिला है। आगे हम देखते हैं कुछ अदर साइट्स हैं, जैसे कि आपका इसी में पटने, ये पैलियोलिथिक साइट है जिसका फीचर है कि यहाँ से ऑस्ट्रिच के अंडे पाए गए हैं। पैलियोलिथिक साइट है, ऑस्ट्रिच के अंडे यहाँ से पाए गए। पटने ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। एक सेल जो है पाया गया है जिसको कि अगर मतलब ऑस्ट्रिच के अंडे पाए गए तो उसके जो सेल हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उससे जो है ये लोग क्या करते हैं, बीड्स बनाते थे, गले में पहनने वाले जो ज्वेलरी टाइप के बनाते थे, वो बीड्स बनाने का काम करते थे एक के सेल से। दूसरा एक साइट है हंसगी, ये भी पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोन टूल्स देखने को मिले हैं। मल्टीपर्पस एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिले हैं, जैसे कि फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ पे हैबिटेशन साइट भी एक ही साथ था, जहाँ पे भी फैक्ट्री होते थे, लोग वहीं रहते थे, वहीं पे भी स्टोन टूल मेकिंग फैक्ट्री भी वहीं पे मौजूद होते थे। टूल्स जो बनाए जाते थे वो लाइम स्टोन से बनाए जाते थे। अब बात करें हम मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में। मिडिल पैलियोलिथिक जो है प्लीस्टोसिन पीरियड का लास्ट फेज है। यहाँ से होमो इरेक्टस का प्रॉपर इवोल्यूशन हुआ और इस दौरान जो है कल्चर का डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स का मिलना, कस्टम, रिचुअल, ये सब, इस वजह से इसको कल्चर कहा गया, ताकि यहाँ से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कस्टम लोग फॉलो करते थे, रिचुअल्स भी मानते थे, ठीक है। इसलिए अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये नेवासा कल्चर, सूर्यगांव कल्चर जो कि महाराष्ट्र में है, ये सब जो है कल्चर यहाँ पे इस पीरियड में पाए गए हैं। अगर हम बात करें कि इस दौरान के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्लेक मेकिंग, जो फ्लेक ब्लेड होते थे यह जो है इस दौरान में बनाए जाते थे, फ्लेक ब्लेड्स। इस दौरान के अगर हम स्टोन टूल की बात करें तो उसमें फ्लेक ब्लेड्स बनाए जाते थे। अब बात करते हैं अगला जो है वो आपका है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अपर पैलियोलिथिक पीरियड से पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन के जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है उसको देखते हैं। जैसे कि अगर 4.2 to 2 मिलियन ईयर्स को देखेंगे तो जो स्पेसीज ह्यूमन पाए जाते थे, ह्यूमन स्पेसीज, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ये पहला ऐसा हैबिचुअल बाइब्ड है
जो कि वाक्ड अपराइट, जो कि खड़ा होकर जो चलता था, एक तरह से प्रॉपर 2 पैरों पे खड़ा होकर चलना, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज कहलाता है। उसके बाद आया होमो हैबिलस, जो कि 2.4 टू 1.5 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट टूल, यह जो है पहला ऐसा ह्यूमन स्पीशीज है जिसने स्टोन टूल मेकर बनाना स्टार्ट किया था, जिसको कि होमो हैबिलिस कहा गया है। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का जो पीरियड है 1.9 मिलियन से 1,10,000 ईयर्स एगो, यह होमो इरेक्टस है। पहली बार इन्होंने जो है अपने आप को पूरी तरीके से सीधा करके इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, तो आप उससे भी आप याद रख सकते हैं होमो इरेक्टस ऐसा ह्यूमन स्पीशीज जो पहली बार अपने आप को प्रॉपर वे में सीधा करके ये चलना मूव करना स्टार्ट किया था। पहली बार इन्होंने कंट्रोल वे में फायर का यूज़ किया, और उसके बाद ये अफ्रीका से जब ये प्रॉपर वे में चलना इन्होंने, तो अफ्रीका से माइग्रेट होके इंडिया की तरफ ये लोग मूव किए, ठीक है। उसके बाद होमो हाइडलबर्जेनेसिस, ये जो है ये निंडरथल्स के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, और मॉडर्न ह्यूमंस के भी ये एंसेस्टर माने जाते हैं। और निंडरथल्स कौन है, तो ये जो है ऐसे मतलब कि ह्यूमन स्पीशीज है जो कि ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं, एक तरह से प्रॉपर ह्यूमंस में ये एक तरह से डेवलप हो चुके हैं। ये जो है कोल्ड क्लाइमेट्स में अडेप्ट हो चुके थे, अपने डेड बॉडी को ये लोग बरी करते थे, मतलब दफनाते भी थे, तो रिचुअल्स को भी ये लोग फॉलो करते थे। उसके बाद आता है होमोसेपियंस, जो अभी एट प्रेजेंट है। हम लोग जो है किस स्पेसीज से, तो होमोसेपियंस, तो मॉडर्न ह्यूमन जो है जिसके पास एडवांस लैंग्वेज और कल्चर जो है इनका मेन फीचर है। तो ये हो गया ह्यूमन के डिफरेंट स्पेसीज। अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक या यहाँ से होमोसेपियंस का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। लोकेशन की बात करें अपर पैलियोलिथिक की, तो लोकेशन इनका क्या है, इनका लोकेशन है रेनीगुंटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, सोरापुर द्वाब कर्नाटका, बेलन जो कि यूपी में है, पुष्कर ये राजस्थान, भीमबेटका एमपी, और बैगोर यह राजस्थान में है। तो ये जो है यह अपर पैलियोलिथिक हो गया। अगर हम पैलियोलिथिक आर्ट की बात करें तो कई सारे रॉक आर्ट जिसको कि पेट्रोग्लिप्स कहा जाता है, तो रॉक आर्ट पाए गए हैं, जैसे कि भीमबेटका पे रॉक पेंटिंग देखने को मिले हैं। तो उस तरह से आपको उसका सर्कुलर डिस्क ऑफ चार्ल्सी डेनी ये पाया गया भीमबेटका में। ऑस्ट्रिच का एक्सेल पटने में, जहाँ पे उससे बीड मेकिंग भी किया गया। माइक्रोलिथ्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ था एक तरह से, जैसे कोई भी पीरियड होता है वो एक ख़त्म नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल वे में वो चीज़ें चलती है। और उस चीज़ में जो ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे माइक्रोलिथ का सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ देखने को मिला है वो मेजोलिथिक है। तो मेजोलिथिक इसी का इंड पार्ट से माइक्रोलिथ जो है एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था, और मेजोलिथिक जाते जाते वो प्रॉपर वे में यूज होने लगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैलियोलिथिक। इसमें कई सारे जो चीज़ें हैं, जैसे बागोर हो गए राजस्थान का, भीमबेटका हो गए। उसके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आपका मुंगेर हो गया, वहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स जो है वो देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक यहाँ से पैलियोलिथिक का एंड होता है, और 9000 बीसी में मेजोलिथिक पीरियड जो है स्टार्ट होता है। इसको एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड ऑफ बिटवीन पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, दोनों का जो है ट्रांजिशन पीरियड है। एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेज है, जहाँ पे माइक्रोलिथ्स का जो है काफ़ी एक्सटेंसिव यूज किया गया है। तो मेजोलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोलिथ्स, जिसका होता है कि स्मॉल स्टोन जो टूल्स होते हैं उसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, लिथ मतलब स्टोन होता है, तो छोटे स्टोन टूल जो होते थे उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। डिजिनेटेड एज मेजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, इसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। अगर हम फीचर की बात करें तो हंटिंग और गैदरिंग अभी भी मेन ऑक्यूपेशन था। फिशिंग जो है प्रॉपर वे में इवॉल्व भी हुआ। लेटर ऑन डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रॉपर वे में डोमेस्टिकेशन की बात करें यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही वही बात हो गई, फिर से एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा मेजोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, जहाँ पे दोनों पीरियड का कुछ कुछ कल्चर जो है एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो उसी चीज़ के लिए लेटर स्टेज में जो मेजोलिथिक का पीरियड का लेटर स्टेज है वहीं से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, और उसका एक्सटेंसिव यूज जो है वो हमें नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिलेगा।
जहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, एग्रीकल्चर होगा तो परमानेंट सेटलमेंट भी होगा, मतलब कि सेटलमेंट भी प्रॉपर वे में किया जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर उस समय में अगर कहीं पे अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसका देख रेख के लिए उसका प्रॉपर मतलब कि थ्रेसिंग और उसका मतलब अगर उगाए हैं तो उनका प्रॉपर यूज करने के लिए जो भी क्रॉप्स है उसके लिए तो उनको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसके पकने का, उसके पूरा प्रोसेस होने का। इसलिए उसी वे में सेटलमेंट भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। अभी तक जो है मेजोलिथिक पीरियड तक जो है सेटलमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं थे। मैक्रोलिथ का जो हमने बताया कि एक्सटेंसिव यूज हुआ। अगर हम साइट्स की बात करें, देखिए मेजोलिथिक एक ट्रांजिशन पीरियड इसलिए भी है क्योंकि जियोलॉजिकल चेंजेस भी आया। एक तो जूलॉजिकल चेंजेस में क्या है, जूलॉजिकल चेंजेस में ये देखने को मिला कि जो हमारा जो क्लाइमेट है, जो कि पहले आइस एज जो कहा जाता था प्लिस्टोसिन, यहाँ पे प्लिस्टोसिन इंड हो गया। प्लिस्टोसिन इंड होने के बाद जो हमारा क्लाइमेट है वो धीरे धीरे गर्म होने लगे। तो जब क्लाइमेट वार्म होने लगे तो उससे क्या है ना कि आइस का जो सीट है जिस कवर किए हुए था हमारे लैंड को, वो धीरे धीरे गर्मी से पिघलने लगे। फिर हमारा लैंड पे ना वेजिटेशन, फ्लोरा और फौना डेवलप धीरे धीरे होने लगे। इसलिए इसको जो है एक तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है होलोसीन एज। प्लिस्टोसिन के बाद यह होलोसीन एज जो है स्टार्ट होता है। वो याद रखिएगा ये कब स्टार्ट होता है, तो मेजोलिथिक पीरियड में आपका स्टार्ट होता है होलोसीन एज। ठीक है। अगर हम साइट्स की बात करें तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, साउदर्न उत्तर प्रदेश में साउथ ऑफ कृष्णा रिवर के जो भी साउथ में है, उसका सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में भी इसके मेजोलिथिक साइट्स देखने को मिलते हैं। अगर मेजोलिथिक साइट्स जब हम इंडिया की बात करें तो राजस्थान में अगर बात करें कि हम राजस्थान, एक सेकेंड, राजस्थान, तो राजस्थान में जो मेजोलिथिक साइट था यहाँ पे क्या था, ये माइक्रोलिथ इंडस्ट्री था। यहाँ पे माइक्रोलिथ इंडस्ट्री था। माइक्रोलिथ ऑलरेडी हमने बताया स्मॉल टूल में था, स्टोन टूल। तो माइक्रो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री था तो क्या यूज़ किया जाता था, कौन सा स्टोन यूज किया जाता था, क्वार्ज यूज किया जाता था और चर्ट्स। ठीक है, ये यूज किया जाता था। यहाँ पे प्लांट्स के जो है अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिले हैं। ठीक है, प्लांट्स के अर्लीस्ट एविडेंस भी यहाँ देखने को मिले हैं। यूपी में अगर बात करें, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में है सराय नाहर राय और एक है महादहा। ये दोनों जो साइट है वो यूपी में लोकेटेड है। यहाँ पे बरियल्स देखने को मिले हैं। बरियल्स मतलब कि बॉडी को दफनाया गया है, बरियल्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पे जो एनिमल्स की बात करें एनिमल्स में आपका हम्प्ड ऑक्सन मतलब होता है ना, एक बैल को देखते हैं ना जिसको कंधे के पास जो है ऊपर में थोड़ा सा हम्प्ड निकला होता है, उसको हम्प्ड ऑक्सन उस समय जो है देखने। उसके बाद है बफेलो, फिर है आपका राइनो, एलिफेंट, ये सब जो है इस यूपी के सराय नाहर राय और महादा से एविडेंस देखने को मिले हैं। उसके बाद इस समय जो है ना लोग कस्टम जो फॉलो करते थे उसमें मेन जो है वो कई सारे चीज़ पहनते थे, जैसे कि आपका ऑर्नामेंट्स, जैसे बोन का ऑर्नामेंट्स हो गए, नेकलेस टाइप के चीज़ें हो गए, ये सब पहनते थे सराय नाहर राय और महादा में। एक जो साइट है अगर हम बात करें, यहाँ पे भी है आपका, जैसे कि देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में रॉक शेल्टर जो है पेंटिंग पाया जाता है, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बागोर राजस्थान में यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी देखने को मिला है और माइक्रोलिथ इंडस्ट्री देखने को मिले हैं। उसके बाद गुजरात का एक साइट है लंगनाज, जहाँ पे ह्यूमन का स्केलेटन और माइक्रोलिथ देखने को मिले हैं। आदमगढ़ या मध्य प्रदेश में जहाँ पे रॉक शेल्टर देखने को मिले हैं।
सराय नहारा उत्तर प्रदेश, महादहा उत्तर प्रदेश, दमदमा यह भी उत्तर प्रदेश में है। अब सराय नहारा में ह्यूमन बरियल और डबल बरियल भी देखने को मिले, मतलब एक साथ में दो दो बॉडी को दफनाया गया है। महादहा में बरियल और हैबिटेशन हुए हैं। दमदमा जो है लार्जेस्ट मेजोलिथिक बरियल साइट है इंडिया का। तो ये याद रखिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो कि मेजोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है नियोलिथिक एज। ये जो है स्टोन एज का फाइनल फेज है, इसको नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जब हम मेजोलिथिक पीरियड जब हम पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि डे बाय डे जो है वार्म होते जाता है, तो फ्लोरा और फौना जो है वो डेवलप होने लगे थे। तो इस एज स्टेज में आते आते फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे, और फूड प्रोडक्शन की वजह से जो ह्यूमन सेटलमेंट भी स्टार्ट हो गए थे। तो ये हो गया आपका नियोलिथिक एज, जहाँ से फूड प्रोडक्शन का स्टार्टिंग हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट भी स्टार्टिंग हो गया, एक्सटेंसिव वे में डोमेस्टिकेशन भी वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके फीचर के बारे में कि नियोलिथिक एज के फीचर क्या है, तो सबसे पहले अगर टूल्स की बात करें, टूल्स किस तरह के थे, तो इस दौरान के जो टूल्स थे वो ग्राइंडिंग टूल्स थे, मतलब कि जो जिससे कि ग्राइंड कर सकते थे। ठीक है, पॉलिश टूल यूज करते थे, पेस्टल यूज करते थे, ग्राइंडर और मोर्टार यूज करते थे, मतलब टूल्स जो होते थे वो पॉलिश्ड होते थे। ठीक है, अगर हम बात करें फूड प्रोडक्शन की, तो प्रॉपर वे में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे क्रॉप्स का, जैसे प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, एनिमल का डोमेस्टिकेशन हो गया था। अगर फूड प्रोडक्शन की बात करें तो व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट, राइस और मेज हो गया। तो ये सब जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गए थे। अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट जो है विलेज और सिटीज़ का राइज होने लगा, क्योंकि लोग जो है सेटल्ड होने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है रहने के लिए घर बनाएंगे, और घर बनाएंगे तो अपने आसपास जो है, अगर मान लेते किसी के करीबी है अगर उस समय, तो वो उसके अगल बगल में ही घर बनाते थे, जिससे क्या हुआ ना कि एक गाँव बसने लगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते जो है गाँव का राइज होने लगा, विलेज और सिटीज़ का राइज होने लगा। पोट्री का यूज इन्होंने स्टार्ट किया, जिससे कि जो चक्की वाले का टेक्निक भी है इन्होंने स्टार्ट किया, व्हील वेस्ट टेक्निक। इसके अलावा स्पिनिंग, वीविंग और बीड मेकिंग का भी जो है काम ये लोग करते थे। नियोलिथिक, इसलिए गॉर्डन चाइल्ड द्वारा इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा गया है। ये याद रखिए कि गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा है। अगर बात करें कि डोमेस्टिकेशन कैसे करते थे लोग, अगर हम बात डोमेस्टिकेशन की बात कर रहे हैं कि नियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुए, तो डोमेस्टिकेशन में क्या क्या करते थे, जैसे प्लांट्स का हो गया और एक एनिमल्स हो गया। तो प्लांट्स में क्या करते हैं कि ये जो है लार्ज, मतलब कि प्रोडक्शन जो है एक तरह से क्या कहते हैं, जैसे लार्ज पैदावार वाले जो चीज़ें थे, ज़्यादा पैदावार वाला वो चीज़ को उगाते थे। ठीक है, प्लांट्स क्या कहते हैं, लार्ज यील्ड साइज, ज़्यादा पैदावार वाला चीज़ें उगाते थे। फिर यहाँ से जब वो पैदावार वाला चीज़ें उगाते थे तो उसमें से कुछ चीज़ें ये फिर यूज करते थे, बाकी चीज़ें बचा लेते थे, उसको फिर से बोते थे, फिर वो एज अ सीड। ठीक है, फिर वो वहाँ से फिर मतलब एक तरह से क्रॉप्स उगते थे। तो ये प्रोसेस चलाते थे। इस तरह से चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें उगाते थे, तो व्हीट हो गए और बार्ली हो गए, तो ये प्लांट्स में वो उगाते थे। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में दो तरह के, एक तो जेंटल एनिमल है, एक वाइल्ड एनिमल। तो जेंटल एनिमल में अगर बात करें, जेंटल और एक वाइल्ड। तो एनिमल में जेंटल में क्या करते थे ये लोग जैसे कि गोट हो गए, सीप हो गए, उसका कैटल हो गया। अब ये सबसे जो है जैसे जेंटल है, इससे क्या करते थे, इसको पालते थे, रियरिंग। अब पालते थे तो इससे क्या होता था कि इससे जो है या तो फूड और मिल्क यूज करते थे, मतलब मीट के तौर पे फूड यूज करते थे।
उसका डोमेस्टिकेशन जो है एक लंबा प्रोसेस था, मतलब कि डोमेस्टिकेशन एक तुरंत में नहीं होता था, एक लंबा प्रोसेस था, वैसे वो डोमेस्टिकेट करते थे। वाइल्ड एनिमल होते थे जिसको कि वो शिकार उकार करते थे। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि फार्मर्स हैं, अगर हम बात करें, एक फार्मर्स है, फार्मर्स है तो ये क्या करे, या तो हर्डर्स होगा, ठीक है, और फिर ये डोमेस्टिकेशन करेगा, ठीक है। अगर हर्डर्स होगा तो डोमेस्टिकेशन किसका करेगा, या एनिमल का करेगा, इसको स्टोर या रियर करेगा, रियरिंग, ये हो गया। हर्डर मतलब ये भी क्या करेगा, एक तरह से गैदर करेगा चीज़ों को, ये हो गया। और एक फार्मर जो होगा वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, एग्रीकल्चर से ये क्रॉप्स और ग्रेन को, क्रॉप्स या ग्रेन्स उगाएगा, फिर इसको स्टोर करेगा, स्टोर मतलब फूड को स्टोर करेगा। इससे जो है जब स्टोर करेगा तो सेटल्ड लाइफ होगा, सेटल्ड लाइफ डेवलप होगा, और सेटल्ड लाइफ होगा तो कुछ कस्टम को भी फॉलो करेगा, जब वहाँ पे रहेगा तो कुछ कस्टम और रिचुअल्स को भी फॉलो करेगा। उसके बाद जब सेटल लाइफ हो गया तो इसका वे ऑफ लाइफ भी, वे ऑफ लाइफ इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा लाइफ स्टाइल में। लोकेशन और साइट्स, लोकेशन और साइट्स जो है वो अलग अलग लोकेशन और साइट्स पे अलग अलग जो है जीने का तरीका हो जाएगा, वे ऑफ लाइफ अलग अलग, वे ऑफ लाइफ अलग होंगे तो डिफरेंट हाउस हो जाएंगे, डिफरेंट हाउस, ठीक है। ऐसे जो है ये एक डेवलपमेंट इवॉल्व हुआ, ठीक है। और अब हम प्री हिस्टोरिक इंडिया में बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वहाँ से आपका सेटल लाइफ स्टार्ट हुआ, अपने प्लांट्स हो गए, अपने क्रॉप्स हो गए, अपने एनिमल्स और बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए ये लोग अपना लाइफ को सेटल कर लिए। उसके बाद ये लोग अपना ग्रेन्स को जो है, जो भी ग्रेन्स उगाते थे, ग्रेन्स इसके कई तरह से यूज करते थे, जैसे कि इसको यूज जो है सीड के तौर पे करते थे, सीड मतलब बचा लेते थे, फिर इसको बोते थे, फिर उससे पैदावार करते थे। ग्रेन्स का यूज जो है फूड के तौर पे करते थे, सीड के तौर पे हो गए, फूड के तौर पे हो गए, उसके गिफ्ट के तौर पे भी करते थे, देने के लिए किसी को, हर कोई रिलेटिव है उस टाइम में जो जानते थे उसको देने के लिए। फिर स्टोरेज के तौर पे करते थे, स्टोरेज करते थे, जैसे कि अगर स्टोरेज किस में करते थे तो उस समय ऑलरेडी व्हील का मतलब कि डेवलपमेंट हो चुका था, पोट्री का डेवलपमेंट हो चुका था, तो पोट्री में ये लोग इसको स्टोर करते थे। पोट्री किससे बना होता था, क्ले से बना होता था, ठीक है, बास्केट होता था, मतलब कि एक तरह से इसी, या पिट्स, जो डिगिंग पिट्स होते थे, मतलब गड्ढा को खोद के डिगिंग पिट्स, उसमें भी जो है यह स्टोरेज करते थे। तो ये हो गया ग्रेन्स का यूज। एनिमल्स का कई सारा यूज था, एनिमल मल्टीपर्पज़ यूज होता था, मिल्क में, फार्मिंग में, या फिर मीट में, ये सब में एनिमल्स का यूज किया जाता था। अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट जो है इंडिया में कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में था, नॉर्थ में था, गंगेटिक बेसिन में था। अगर इंडिया में ईस्ट साइड में बात करें तो वहाँ भी था, नॉर्थ ईस्ट आसाम में देखने को मिलेंगे, दार्जिलिंग हेडिंग एक जगह है, फिर साउथ इंडिया में, तो ये सब जगह जो है आपका सेटलमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, हम इस मैप पे आते हैं, इसमें देखिए नॉर्थ में आपका बुर्जा होम हो गया जो कि आपका कश्मीर में हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में हो गया, फिर आपका कुल्डी हवा महागरा ये आपका यूपी में हो गया, बिहार में चिरांद हो गया, दार्जिलिंग हेडिंग ये आपके आसाम में हो गया, फिर आपका यहाँ पे साउथ में आए तो हल्लूर हो गया, पीएमपल्ली हो गया, ये सब जगह जो है ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये नियोलिथिक साइट्स हो गए इंडिया में। उसके बाद देखते हैं कि नियोलिथिक साइट जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं किसके साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने जब टाइमलाइन पे बात कर रहे थे उसी वक्त हमने बताया था कि जिस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ वो पीरियड जब चल रहा था वो नियोलिथिक फेज ही चल रहा था, ठीक
ठीक है। तो नियोलिथिक फेज और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। इनमें राइस जो है अगर उगाने की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में जैसे कोल्डी हवा, वहाँ से सबसे कोल्डी हवा जो कि यूपी में है, वहाँ से राइस के एविडेंस सबसे पहले देखने को मिले हैं। उसके बाद व्हीट और बार्ली का अगर एविडेंस की बात करें तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट में। मिलेट और रागी जो है आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। उसका नॉर्थ वेस्ट अगर हम बात करें हम कि मेहरगढ़ हो गया, पंजाब में चीज़ें भी हो गई जहाँ पे व्हीट बार्ली ये सब चीज़ें उगाए जाते थे। कुछ चीज़ें जो है वो ट्रेड भी किए जाते थे, जैसे कि मंगाया जाता था। जैसे कि हम टर्कुइज अगर बात करें, कुछ चीज़ें जो है जैसे टर्कुइज ये जो है ईरान से मंगाया जाता था। उसके लापिस लजूली ये सब याद रखिएगा, लापिस लजूली ये अफ़गानिस्तान से तो ये जो है एक तरह से क्या होता है, एक तरह से ट्रेड भी था, एक कल्चर एक्सचेंज था एक तरह से। अब हम डिफरेंट साइट्स की बात करें तो मेहरगढ़ काफ़ी फर्टाइल लैंड था, बोलन पास के पास जो है यह लोकेटेड है। यहाँ से जो है आपको एनिमल बोन्स, सी बोट, गोट और कैटल बोन्स भी देखने को मिले हैं। व्हीट और बार्ली का यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर वे में उगाया जाता था। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बुर्जा होम जो है, बुर्जा होम ये फेमस किसके लिए, पिट डोइलिंग के लिए काफ़ी फेमस। पिट डोइलिंग हो गया, हंटिंग फिशिंग और एग्रीकल्चर था ही, बोन इंडस्ट्री था यहाँ पे, बोन इंडस्ट्री। उसके बाद जो है ह्यूमन का जो बरियल था वो डॉग के साथ यहाँ पे करते थे। ह्यूमन बरियल मतलब आदमी को जो है वो दफनाया जाता था किसके साथ, उनके डॉग के साथ दफनाया जाता था। हंटिंग का सीन यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। पोट्री भी फाउंड हो गए। तो बुर्जा होम ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कश्मीर में है। इसी तरह कश्मीर में एक और है गुफकराल, गुफकराल ये भी कश्मीर में है। ये इसको जो केव ऑफ पॉटर कहा जाता है, अगर बात करें केव ऑफ पॉटर, ये भी यहाँ पे भी पीट हाउस और स्टोरेज पीट देखने को मिले हैं। डोमेस्टिकेशन था सीप और गोट का। ये हो गया बुर्जा होम के बारे में। पीट डोलिंग क्या है कि गड्ढे को खोद के ऊपर से जो है उसके नीचे एक स्लोप बनाया जाता था प्रॉपर सीढ़ी के साथ, और नीचे जो है ह्यूमंस अपने रहते थे, तो उसको पीट डोलिंग कहते थे। अब जैसे हमने बताया ही कि अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, मिड गैंगेटिक की बात करें, तब यूपी में कोल्डी हवा जहाँ से राइस के एविडेंस मिले हैं, तो वहाँ पे 3 तरह के पोट्री भी देखने को मिले हैं। महागरा ये भी जो है यहाँ से बोन टूल्स देखने को मिले हैं। बिहार का एक है चिरांद, नियोलिथिक साइट है चिरांद, तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में क्या है, आसाम में दार्जिली हेडिंग हमने जब मैप में देखा था उसमें हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में दार्जिली हेडिंग। या अगर हम साउथ की बात करें तो पीएमपली ये सब जो है कर्नाटका में हलपुर हो गए, तेक्कल कोटा हो गए, ब्रह्मगिरी हो गए, मस्की हो गए, ये सब पिखली हल हो गए, यहाँ से एस माउंट देखने को मिले हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसको मैप में अगर हम देखें, इसको मैप में आते हैं देखते हैं, जैसे आपको आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पे जो है ना एक और साइट्स है जिसका नाम है बूडी हाल, बूडी हाल।
बूढ़ी हल हो गए। उसके बाद हम ब्रह्मगिरी, ये आपका हो गया, पियमपल्ली हो गया, ये सब आपका ब्रह्मगिरी तो कर्नाटका में हो गया, पियमपल्ली हो गया इसका तमिलनाडु में हो गया, आदिचल्लनूर ये भी आपका तमिलनाडु में हो गया। तो ये तो आपका मेगालिथिक साइट है। तो इस तरह से चीज़ें कंप्लीट हुआ आपका स्टोन एज। अब जो है आगे हम चालकोलिथिक और आयरन एज को कंटिन्यू करते हुए जब हम मालवा कल्चर, महाराष्ट्र में जोड़वे कल्चर, ये सब को देखेंगे। फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कल्चर को भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे प्री हिस्टरी से प्रोटो हिस्टरी की तरफ हम मूव करेंगे, जहाँ पे मेगालिथिक साइट को समझेंगे। फिर उसी में हम प्रोटो हिस्ट्री में आगे कंटिन्यू करते हुए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को टच करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल हम दूसरे सेशन में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।